सभी मित्रों को नमस्कार। साथियों, आपसे निवेदन है कि लाइव सेशन को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। लाइव सेशन को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए हम अपनी बात शुरू करते हैं। आप शेयर करते रहिएगा। जैसा कि साथियों आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग जान चुके हैं कि 25 अप्रैल को एक अहम सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय में होने जा रही है, जिस पर हमारा भविष्य अटका हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले भी हम लोग बार बार सभी को बता रहे थे कि जो भी होगा माननीय उच्च न्यायालय से होगा, क्योंकि माननीय न्यायालय ने कह रखा है कि 69,000 से एक भी पद अधिक नहीं दिया जा सकता। ऐसे में अधिकारी लोगों का यह कहना है कि हम खुद असमंजस की स्थिति में हैं और अब माननीय उच्च न्यायालय का जो भी आदेश आएगा, चाहे वो कोई भी हो, हम उस आदेश का पालन करते हुए आप लोगों को नियुक्ति प्रदान करेंगे। क्योंकि आप लोग ये भी बेहतर जानते हैं कि सरकार की ओर से माननीय एजी महोदय जी कोर्ट में पहले ही इस बात को स्वीकार चुके हैं कि आरक्षण विसंगति के कारण यह लोग बाहर हो गए थे और इन लोगों को नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन इन लोगों को नियुक्ति नहीं मिली है। तो अब वहां पर जो हमारा मामला चल रहा है, उस मामले में हम लोगों को खुलकर के एक बेहतर प्रयास के साथ माननीय उच्च न्यायालय में अपनी लड़ाई को लड़ना होगा। आयोग लीगल टीम पिछले समय से कोर्ट में अपना बेहतर प्रयास कर रही है। जैसा कि आप लोगों ने देखा है और जाना भी है कि हम लोग डबल बेंच भी गए। आप लोग भले ही ना समझें इस बात को कि डबल बेंच से कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब आप डबल बेंच के ऑर्डर को पढ़ेंगे तो डबल बेंच के ऑर्डर में यह साफ लिखा है, सिंगल बेंच को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द 13,156 और इस मामले का निस्तारण होना चाहिए। आप लोगों में से कई लोग ये बात नहीं समझते होंगे, नहीं जानते होंगे कि 13,156 का मामला आरक्षण केस था और ये लगभग 2 साल से माननीय उच्च न्यायालय में सिंगल बेंच में चल रहा है। अब तक उसमें बहुत बेहतर सुनवाई बहस भी शुरू नहीं हो पाई थी। वो तो बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से जीतकर हम लोग आ गए और वहां पर हमारे आंदोलनरत अभ्यर्थियों द्वारा ये चयन सूची हमें प्राप्त हो गई। तो ऐसे में भारती सिंह पटेल द्वारा उस सूची को चैलेंज करके हम लोगों की नियुक्ति में बाधा डाली गई और उसके बाद वो 13,156 में टैग हो गई। 13,156 को सॉल्व कराना हम लोगों की नियुक्ति के लिए और उसके प्रति सहयोग करना हमारा नैतिक दायित्व है, क्योंकि हमारा भविष्य इस पर टिका पड़ा है। मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं। हम लोग अभी पिछले समय में बहुत ज्यादा लाइव वगैरह नहीं आ रहे थे। उसका कारण यह था कि हम सभी लोग बेहतर तरीके से यह चाहते थे कि आंदोलन हो और उस आंदोलन का एक नैतिक दबाव सरकार पर पड़े, जिससे कि सरकार बेहतर सुनवाई करा के अपनी ओर से
इस पेचीदे मामले को निकाले और हम लोगों को नियुक्ति प्रदान करे। जिस तरह से आप लोग समझ रहे हैं और जानते हैं, बहुत ही झूठे झूठे आरोप हम लोगों पर लगाए गए जिनका कोई भी अस्तित्व नहीं। आप ये भी समझते हैं कि हम लोगों से भी बहुत बेहतर बोलना आता है और झूठे आरोप हम भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी परवरिश इस प्रकार की नहीं है कि अपने मुंह से कोई भी गंदे शब्द यूज करें। हम लोगों ने शांत रहकर सिर्फ पोस्ट के माध्यम से उस सफाई को पेश किया और काफी लोगों ने इस बात को स्वीकारा भी और वो समझ भी रहे हैं कि किस व्यक्ति की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या चीजें कर सकता है, क्या चीजें नहीं कर सकता। चलिए मैं इस बात को अब यहीं रोकता हूं। अब जैसा कि आप समझ रहे हैं, आप बहुत बेहतर तरीके से जान रहे हैं कि 25 अप्रैल को एक सुनवाई है। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा। संदीप दीक्षित जी के लिए लोग तरह तरह की बात करते हैं कि माननीय संदीप दीक्षित जी ने क्या किया। संदीप दीक्षित जी, प्रदीप भाई, मैं और भाई अंशुमान जी, हम लोग जब बैठ कर के वहां पर बात कर रहे थे तो उन्हें हमने सब चीजें बताई कि लगभग सर 84 याचिकाएं इसमें मर्ज हो चुकी हैं। उन्होंने कहा था 84 कैसे, आप बताइए कि किस किस तरह के इसमें केस इन्वॉल्व। तो प्रदीप भाई ने बताया कि एक केस ये है कि 27%, 21% आरक्षण अभी पूरा नहीं हुआ है। दूसरा केस ये चल रहा है, दूसरे लोगों की मांग विकलांग को लेकर थी, विकलांग आरक्षण को लेकर थी, वो भी इसी में टैग है। तीसरा यह है कि 69,000 से एक भी पद अधिक नहीं दिया जा सकता, भारती पटेल। और चौथा केस हम लोगों का है 6800 का। तो इस तरह की जब बातें बताई गई तो माननीय संदीप दीक्षित जी ने अपनी चतुर बुद्धि से ये हम लोगों को बताया कि इन चारों कैटेगरी के केसेस को अलग अलग अगर डिवाइड कर दिया जाए तो बेहतर तरीके से कोर्ट भी इसे सुन सकता है और बेहतर तरीके से बहस भी हो सकती है, वरना यह मामला बहुत ज्यादा होच-पोच हो चुका है। तो माननीय संदीप दीक्षित जी ने अभी पिछली सुनवाई में माननीय न्यायालय से यही मांग की कि सर आप इसे कैटेगरी वाइज ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में डिवाइड कर दीजिए और ग्रुप ए में इस तरह के केस है जिसका रेट नंबर ये है, ग्रुप बी में इस तरह के केस हैं जिसका रेट नंबर ये है, और ग्रुप सी में ये तरह के केस हैं इसका रेट नंबर ये, और ग्रुप डी में इस तरह के केस। तो हमारे मामले को ग्रुप सी में रखा गया है और जैसा कि आप आदेश पढ़कर ये देख भी चुके होंगे कि ग्रुप सी में हम लोग हैं, हम लोगों की बहस ग्रुप सी के तहत। तो ऐसे में मेरे साथियों, आप लोग क्या चाहते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अभी हम लोगों द्वारा एक पोस्ट भी डाल दी गई जब चरित्रहीनता का आरोप लगा। देखिए, आरोप लगाना बहुत ही आसान काम, मैं भी 2 मिनट में मात्र कह दूं कि वो वहां उसके साथ घूम रहा था और ये उनकी बातें थी और ये आप लोगों को सच लगने लगेगा। बहुत बड़ी बात नहीं है ये, मैं अधिवक्ता हूं, बहुत आसान काम है। झूठ सच ये सारी चीजें जो है चलती हैं। मैं किसी लड़की से किसी पर आरोप लगवा दूं, उसके बाद कई संगठन जो है उस लड़की के पीछे खड़ा करके हाय हाय के नारे अगर कप्तान साहब के लगवा दूं तो आप समझ लीजिए कि वो बंदा निर्दोष फंस जाएगा। ये सारी चीजें लगी रही हैं, इससे बहुत ज्यादा हम लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जहां तक था हम लोगों ने अपनी सच्चाई रखने की कोशिश भी की और आप लोगों ने उसे समझा भी। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मुझे ये बता दीजिए कि क्या हम लोगों को अब आगे नहीं आना चाहिए? उसी से परेशान होकर के अभी पीछे समय में हम लोगों ने ये भी कह दिया था कि हम लोग ठीक है, अब इस मामले से बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसे साथी जो हमें बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं, उन साथियों के
लगातार हमारे पास फोन आए और मैसेज आते रहे। उन्होंने कहा कि भैया ये समय बहुत नाजुक चल रहा है और इस नाजुक समय में आप लोगों को पीछे नहीं हटना चाहिए। आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इस चीज को बिल्कुल भी ध्यान ना दे करके आप लोगों को मजबूत होकर के आना चाहिए। उन सभी साथियों की ओर से जब इस तरह की बातें की गई तो हम लोगों ने भी विचार किया कि हाँ चलिए ये बातें अलग हैं, लेकिन हमारी ओर से अधिवक्ताओं का पैनल कोर्ट में होना बहुत ही अधिक आवश्यक है। मेरे मित्रों, क्या हम एक ही अधिवक्ता पर विश्वास कर सकते हैं, और वो भी उन अधिवक्ता पर जिन्होंने अमेंडमेंट ये डाला है, अमेंडमेंट एप्लीकेशन दी है कि इस 6800 की लिस्ट को रद्द किया जाए। पता नहीं क्या चाहते हैं, आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। चूंकि हमारे ब्लड में यह है कि हम लोग किसी का बिना विरोध किए अपना काम करते हैं, और पिछले समय में भी किया है। जो आरक्षण केस से हम लोगों से जुड़े हुए हैं वो बेहतर समझते हैं। हम बिल्कुल भी किसी का विरोध नहीं कर सकते और ना ही हम करते हैं, ये हमारे ब्लड में। हम लोग अपना काम लगातार निरंतर करते रहते हैं, वरना चीजें आप समझ सकते हैं। जिस अधिवक्ता महोदय ने एक अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगाई है कि 6800 की लिस्ट को कैश किया जाए, और ये भी जब कोर्ट से हमने उस अमेंडमेंट एप्लीकेशन को निकलवाया तब हमें पता चला। चले ठीक है, मैं मानता हूं कि वो हमारी ओर से लड़ेंगे या हमारी ओर से बात करेंगे, लेकिन फिर भी क्या केवल उनके सहारे रह करके 6800 परिवारों के सपनों का दांव लगाना उचित है? यही बात मेरे मित्रों द्वारा, मेरे साथियों द्वारा कही गई और फोन किए गए कि आप लोग प्लीज पीछे ना हटिए, हम लोग मदद करेंगे। इसी बात को देखते हुए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि चाहे कोई कुछ भी कहे या कुछ ना कहे, उससे हमें मतलब नहीं हो करके हम सीधे सीधे अपना कार्य करते रहेंगे, और अपने कार्य को करते हुए हम अपने अधिवक्ता महोदय को माननीय न्यायालय में उतारने का कार्य करेंगे। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों के बिना सहयोग के ये बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं हो सकता। और देखिए, जैसा कि आप लोगों द्वारा कहा गया था कि एजी महोदय की नियुक्ति नहीं हुई है, ये है वो है, इस तरह की बातें, इस विषय में हम लोगों की पहले ही अधिकारियों से वार्ता हो चुकी थी, और उस वार्ता के मद्देनजर ये चीज निकल के आई थी कि परिषद द्वारा एक अधिवक्ता को प्राइवेट रूप से हायर करके आप लोगों की नियुक्ति करा दी जाए। ये बात भाई प्रदीप बघेल जी ने ऑलरेडी पोस्ट के माध्यम से आपको बता भी दी थी, जिसमें कई लोगों द्वारा इसका विरोध भी हुआ था कि आप राय देंगे, आप बताएंगे परिषद को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने कहा ठीक है, आप जो भी समझे, लेकिन हमें अपना कार्य करना, और वो सारी चीजें आप लोग देख भी चुके हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लोग कम बोलते हैं वह काम नहीं करते हैं, या ज्यादा बोलने वाले ही काम करते हैं। काम होता है, और काम की क्या सही दिशा होनी चाहिए ये हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पिछले समय से जानते हैं। हो सकता है किसी को 20 वर्ष का अनुभव हो या 10 वर्ष का अनुभव हो,
लेकिन उस अनुभव के साथ हम लोगों को यह समझना पड़ेगा, यह जानना पड़ेगा कि वह उस अनुभव के साथ आज तक कौन सा सफलतम आदेश माननीय न्यायालय से निकलवा पाए हैं। इन्हीं बातों के साथ अगर आप लोगों का बेहतर सहयोग रहता है, बेहतर साथ रहता है और आप लोग कदम से कदम मिला करके हमारे साथ अगर चलने को तैयार हैं, तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि टेक्निकल तरीके से या किसी भी तरीके से या सोर्स के माध्यम से, जैसा कि पिछले समय में भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों के द्वारा जो लोग आरक्षण केस पे जुड़े हुए हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, ओबीसी समाज के जितने भी बड़े स्तर के राजनेता थे उन सभी को एक करके हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाते हुए अपने कार्य को निकालने का बेहतर प्रयास किया था। उसी तरीके से चाहे कुछ भी करना पड़े हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों का हमें साथ आवश्यक है। देखिए, अगर आप सभी लोग कहेंगे तो हम आने को तैयार हैं। आप लोग सहयोग करिए, आप लोग समर्थन करिए। अकाउंट जारी कर दिया गया है। पहले बात चल रही थी कि सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट जारी कर दिया है। आप लोगों का ये नैतिक कर्तव्य होगा कि एक संदीप दीक्षित जी जो बिल्कुल नए हैं 69,000 केसेस में, वो आए और इसके लिए बेहतर प्रयास करें। अगर आप सब लोग सहयोग करेंगे तो देखिए हम अधिवक्ता महोदय जी को अवश्य लाएंगे। अभी बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। आज 21 तारीख हो चुकी है, 21 अप्रैल हो चुका है। 23 अप्रैल यानी कि कल और परसों के अंदर अंदर यदि आप लोगों का बेहतर समर्थन सहयोग मिल जाता है और इतना समर्थन सहयोग मिल जाता है कि हम अधिवक्ता महोदय को ला सकें, तो हम अवश्य लाएंगे। संदीप दीक्षित जी को लाने में पिछली बार 1.5 लाख रुपए का खर्चा आया था और बाकी जो उनकी एक्स्ट्रा फीस टाइपिंग वगैरह वो सब रहती है लगभग 15,000 हो। ठीक है, तो लगभग इतना ही इस बार आएगा डेट वाइज। लेकिन हम लोगों का इरादा ये भी है कि क्यों ना संदीप दीक्षित जी को फुल पेड कर लिया जाए। और एक बात मैं और बता दूं साथियों, जिन लोगों ने संदीप दीक्षित जी को सुना है कोर्ट में बहस करते हुए, आप लोग उनसे बात कर सकते हैं कि उनसे बेहतर हमारी नजर में शायद अभी तक कोई नहीं हो सकता। तो आप लोगों का अगर बेहतर सहयोग समर्थन रहेगा तो हम लोग आएंगे। संयुक्त खाता वायरल कर भी दिया गया है, दोबारा पोस्ट के माध्यम से हमारे भाई लोग वायरल कर देंगे। और हमारे ऐसे सभी साथी लोग जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द नियुक्ति का रास्ता खुले, वो सभी से मैं उम्मीद करता हूं, मुझे विश्वास है कि वो सच्चाई को समझते हुए कार्य करेंगे। इसके अलावा अगर किसी का कोई भी प्रश्न हो तो वह प्रश्न कर सकता है। पुष्पेंद्र यादव जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार। दयाशंकर जी धन्यवाद। रोबिन सिंह का मैटर यह है, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी
रोबिन सिंह जी ये कह रहे हैं, उन्होंने अपना, हालांकि अभी तक उन्होंने अपना अधिवक्ता महोदय को हायर करके नहीं उतारा है न्यायालय में, लेकिन उनका कहना यह है कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका है, जैसे कि टेट में एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका है या उम्र में आरक्षण का लाभ ले चुका है, उसे दोबारा आरक्षण का लाभ ना दिया जाए, उनका कहना यह है। लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे पास ऑर्डर हैं, उन ऑर्डर्स को हम लगाएंगे। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी उस पर कोई भी काउंटर नहीं लगाया है, लेकिन हम बताएंगे कि देखिए, अधिकारी महोदय को भी ये चीज बताएंगे कि इसके अगेंस्ट देखिए ये ऑर्डर हैं, और आप बेहतर समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकार में भी और अधिकारीगण में भी सभी लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बेहतर तरीके से उस चीज़ को, उस पर काउंटर लगाते हुए आएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राम सुएश जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी किसी का प्रश्न हो तो वह प्रश्न कर सकता है। सुशीला जी, ये डिपेंड करेगा कि कोर्ट में हम किस तरह कैसी बेहतर पैरवी कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा। जी, और कोई किसी का कोई भी प्रश्न हो, मामला फंसता जा रहा है क्या? देखिए, मामला फंसता जा रहा है, फंस तो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें पिटीशंस वगैरह इंक्लूड हो गई, लेकिन जैसा कि डबल बेंच ने डायरेक्शन दिया है कि इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए, तो उसके अनुसार आपने देखा भी होगा कि अभी पिछले समय में उन्होंने ऑर्डर में मेंशन किया है, मिस्टर राजन राय सर की बेंच में मेंशन हो के आया है कि टॉप 10 में लगाया जाए इसे। तो जैसा कि मैं रुझान देख रहा हूं, कोर्ट का रुझान देख रहा हूं, तो बहुत ही जल्द ये मामला सॉल्व आउट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगेगा। कब तक जॉब मिल सकती है, देखिए ये भविष्यवाणी करना जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब जैसे कि अगर ऑर्डर रिजर्व भी होता है तो हम ये कोशिश करेंगे जल्दी से जल्द मतलब ऑर्डर आए, लेकिन फिर भी लगभग 1 महीना या 25 दिन लग ही जाते हैं ऑर्डर को रिलीज होने में, तो लगभग मान के चलिए जून या जुलाई में पोस्टिंग संभवतः होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, अगर हम जल्दबाजी करेंगे तब। और अगर जल्दबाजी नहीं करेंगे, कोर्ट में अच्छी पैरवी नहीं करेंगे, तो शायद कोई चांस तब भी नहीं। जी, रोबिन सिंह जी का काउंटर जो है लगाया जाएगा। नीटू जी बिल्कुल सेफ हैं, 6800 बिल्कुल सेफ हैं, किसी भी तरीके की 6800 चयन सूची को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। हम लोग अभी तक जो है उस पर लड़े हैं, गवर्नमेंट ने भी कहीं ना कहीं साथ भी दिया है और कहीं ना कहीं साथ नहीं भी दिया है, दोनों ही बातें हैं। तो 6800 पूरी तरीके से सेफ हैं, और सुशीला जी लगभग मुझे लगता है जून जुलाई के आसपास तक। 13,156 को डिसाइड क्यों नहीं करा रहे हो भाई? 13,156 को ही डिसाइड कराया जाएगा कोर्ट में अच्छी पैरवी करके। ये अरुण चौहान जी, ये प्रश्न आप उनसे बहुत बेहतर तरीके से करिए और उनसे बहुत बेहतर तरीके से जवाब मिलेगा, जो 13,156 को लगभग 2 साल से लड़ रहे हैं कोर्ट के अंदर। स्टे वेकेशन की सुनवाई हुई क्या? देखिए, स्टे वेकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, प्रदीप भाई ने भी आपको शायद बताया होगा कि जो स्टे वेकेशन वो पड़ा हुआ था वो सरकार की ओर से नहीं था, जैसा कि आप सभी लोग कह रहे थे कि सरकार ने स्टे वेकेशन डाला है, सरकार ने स्टे वेकेशन डाला है। वो सरकार ने स्टे वेकेशन नहीं डाला था, वो हम लोगों के द्वारा ही डाला गया था, और वो मेंशन होके क्लरिकल मिस्टेक्स द्वारा वो मेंशन होकर के आ गया था। ये बात आपको उस दिन ही बता दी गई थी, लेकिन उस दिन भी लोग बहस कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, देखिए ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, लेकिन हमें पता था, इसके समय बता दिया गया। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई, इसकी सुनवाई तभी होगी 25 तारीख को। स्टे वेकेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा जब 13,156 डिसाइड हो जाएगा। तो और कोई प्रश्न किसी का? राहुल जी राधे राधे। किसी का और कोई प्रश्न? चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय ओबीसी समाज।
जय हिंद, जय भारत।